अस्सलाम वालेकुम, आदाब नाजरीन। शोम चैनल डोडा में आप सबका एक बार इस्तकबाल है और मैं इदरीस फलाही आज के ताज़ा तरीन पेशकश के साथ। नाजरीन बता दूं, आज भारतीय जनता पार्टी के कुल हिंद माइनॉरिटी मोर्चा के नायब सदर इरफान अहमद का जिला डोडा में दौरा हुआ और जिला डोडा के कई इलाका जात में उन्होंने बीजेपी के मेंबरान की कारकर्दगी की जांच पड़ताल की। साथ ही साथ बीजेपी ऑफिस डोडा में शोम चैनल डोडा के साथ एक खुसूसी इंटरव्यू में कई सवालात के जवाब देने की कोशिश की है। फिलहाल देखते हैं ये खास रिपोर्ट मोर्चा के। तो सर, आपका स्वागत है हमारे शोम चैनल डोडा में। थैंक यू, शुक्रिया। सर, मेरा आपसे पहला ये सवाल रहेगा, चूँकि आप 4G के हवाले से यहाँ पे जम्मू कश्मीर की जितनी भी जनता है वो बहुत सफ़र कर रही है, चाहे वो स्टूडेंट्स हों या जो भी हों, हर एतबार से उन्होंने सफ़र किया और उमूमन वो जो है मौजूदा सरकार पे बहुत ज़्यादा कोस रहे हैं कि मौजूदा सरकार ने जो है इस सुविधा को क्यों हटाया और जो वो जिस वक्त रिचार्ज करते हैं वो ज़्यादा पैसे देते हैं लेकिन उसका वो बेनिफिट नहीं उठा पा रहे हैं, और कब तक आप उसको रिस्टोर करेंगे? नहीं, बात आपकी एकदम जायज़ है, उस पर पूरा विचार चल रहा है, लेकिन अभी तक जो रीजन था आपको, क्योंकि इसी स्टेट के आप जो है लोकल नागरिक हैं, आपको मालूम है कि कुछ सिक्योरिटी रीजन्स थे जिन पे भारतीय जनता पार्टी पूरी तरीके से जो है उसको देख रही है, समझ रही है, और हमारी सरकार भी उस पर विचार कर रही है। जल्दी से जल्दी कोशिश होगी हमारी कि 4G का आपका डाटा जो है बजाय 2G के बहाल कर दिया जाए। और आपके रिचार्ज में ये बात सही है कि वो 4G के हम पैसे लेते हैं, लेकिन वो आपके साथ जल्दी जो है न्याय होने वाला है। आपका फ़ोन जो है वो भागेगा नहीं, जल्दी दौड़ने वाला है। सर, जैसे कि जो नए लैंड लॉज आए और फॉरेस्ट लैंड लॉ आए वगैरह, इस पे सर जम्मू कश्मीर की आवाम में या जितने भी लोग हैं कहीं ना कहीं उनमें सर या तो गलत फहमियाँ भी हैं और या तो सर वो कहीं ना कहीं से सफ़र हो रहे हैं। तो जो लैंड लॉ नया आया या जो अमेंडमेंट हुआ, तो सर उसके बारे में आप क्या पैगाम देना चाहते हैं लोगों को? नहीं, सबसे पहले तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ और अपने जो है वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी जी, जो हमारे होम मिनिस्टर हैं, वज़ीर दाखिला, उनको इस चीज़ की बधाई देना चाहता हूँ कि उन्होंने एक बहुत बड़ी जो बाधा थी, जो जम्मू कश्मीर एक हिंदुस्तान का अभिन्न अंग है, या मैं जैसे दिल्ली में रहता हूँ तो मैं भी इस देश का नागरिक हूँ, मैं भी हिंदुस्तान का नागरिक हूँ, तो मुझे ये अधिकार है कि मैं कहीं भी जाकर जो है वो रह सकता हूँ, जगह ले सकता हूँ, लैंड खरीद सकता हूँ। जब मैं इश्तियाक वानी जी को ये अधिकार है कि वो दिल्ली में जाकर अपना घर खरीद सकते हैं, वहाँ पर अपनी बिल्डिंग बना सकते हैं, तो इरफान अहमद को भी अधिकार है कि वो जम्मू या कश्मीर या श्रीनगर या डोडा या कहीं पर भी जाकर अपना घर बनाए। तो ये तो अच्छा कानून है, इसमें किसी को भी कोई डरने या घबराने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि उसका एक प्रोसीजर है जिसको सब फॉलो करते हैं। और वो अच्छी बात है कि ये हम जो है अगर इस देश के नागरिक हैं तो हम सब भाई भाई हैं। हमारा तो नारा ही है, हमारा नारा भाईचारा, हम सब एक हैं। तो हिंदुस्तान जो है कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक और कलकत्ता से लेकर कश्मीर तक वो सब एक है और हम कहीं भी रह सकते हैं, कहीं भी जा सकते हैं। ये हमारी आज़ादी को उन्होंने बहाल करने का काम किया है। और जो पुराने एक्ट थे, उन पुराने एक्टों से किसी आवाम को फ़ायदा नहीं होता था, वो सिर्फ जो गैंग है, जो ABC गुपकार गैंग है, उसी का लाभ उठाते थे। और जो एक दूसरा जो है एक रोशनी एक्ट के बारे में जो है बड़ी गलत फहमियाँ वो पहुँचाने का काम जो है ये गैंग कर रहा है। इसका कहीं से कहीं तक भी किसी को कोई अफेक्ट होने वाला नहीं है। जिन्होंने इलीगल ज़मीन एक पब्लिक के नाम पर जो है कब्जा कर ली, उसको ज़मीन को छुड़ाकर भारतीय जनता पार्टी और उसकी सरकार जिनकी ज़मीन पर कब्जा करा था, उन गरीब आवाम को बक्करवाल और उनको सबको वापस करने वाली है और उनसे छुटाने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार करेगी। इस आपके चैनल के माध्यम से मैं सबको ये बताना चाहता हूँ कि किसी को डरने या घबराने की ज़रूरत नहीं है, किसी का कहीं कोई बाल बाका होने वाला नहीं है। ये गैंग जो है ज़बरदस्ती इलेक्शन से पहले एक्टिव हो जाता है और उस टाइम जो है वो बहकाने का और उनको भरमाने का काम करता है। अब सब जो है आवाम यहाँ की एकदम जागरूक है, जो जितने भी कश्मीर के नौजवान हैं, जम्मू कश्मीर के नौजवान हैं, वो पूरी तरीके से सक्षम और समझदार हैं। सर, आपने यहाँ पे आपसे हमारे एक सहाफ़ी ने ये सवाल किया था कि रविंदर रैना जी जो आपके इस वक्त स्टेट प्रेसिडेंट हैं, उनका एक बयान सामने आया था, चूँकि आप तक अगर नहीं भी पहुँचा है लेकिन वो बयान पब्लिक तक पहुँचा है और उसकी वजह से मुसलमानों के यहाँ एक ठेस पहुँची है कि प्रेशराइज़ करके मौजूदा सरकार मुसलमानों से ये कह रही है कि या तो इनको टीका लगवाएंगे या जय श्री राम पढ़वाएंगे। सर ठीक है, ये एक अलग अगर ऐसे सिंपली बात हो, लेकिन प्रेशराइज़ करके आप किसी को जो है इस तरीके से बोलेंगे, तो आपको नहीं लगता है कि उनका ये बयान गलत है और उनको माफ़ी मांगनी चाहिए मुसलमानों से? देखिए क्या है, ये हिंदुस्तान में सबको राइट है, सबकी अपनी पूजा पद्धति है, कोई अपनी इबादत कर सकता है, लेकिन कुछ हमारे जो है
जो माइनॉरिटी के आदमी हैं या गैंग वाले आदमी हैं, वो किसी भी चीज़ के लिए तिल का ताड़ा जो है लगाने के लिए वो एकदम माहिर हैं, उस पर पूरा इन्वेस्टमेंट करते हैं वो लोगों का दिमाग बदलने के लिए। लेकिन किसी भी मतलब भारतीय जनता पार्टी का कोई भी नेता, वो मैं तो कम से कम 30 साल से हूँ, 25 साल से मैं आपके इश्तियाक वानी साहब को भी जानता हूँ। सब आदमी अपनी जो है इबादत, वो हमारे इस कार्यालय में मैं नमाज भी पढ़ सकता हूँ, तो ये सबके लिए एकदम फ्री है, कहीं पे कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर सर उन्होंने क्यों कहा, फिर सर उन्होंने क्यों कहा? कुछ और उन्होंने कोट करा होगा, जैसे मैं आपको बताता हूँ कि बीइंग ए मुस्लिम, अगर मैं कहीं भी जाता हूँ तो मेरे अगर कोई भी चीज़ लगाएंगे, क्या मेरा कोई धर्म इतना वो है कि आसान को ऐसी किसी टीके लगाने से खत्म हो गया, या हम किसी भी अपने हिंदू भाई को? सर बिल्कुल खत्म नहीं हुआ सर, खत्म नहीं हुआ, बिल्कुल सर हम जानते हैं। नहीं पहले समझिए, अभी मेरे अध्यक्ष जी थे, जिला अध्यक्ष जी, अभी मैं अगर उनको टोपी उड़ा दूँ, या बहुत सारे हमारे जो भाई हैं वो टोपी भी ओढ़ते हैं, पगड़े भी बांधते हैं, अगर हम कहीं गुरुद्वारे में जाएंगे तो वो वहाँ पे मतलब जो है शरबत भी हम छकते हैं, तो उससे क्या हमारा कोई इतना जो दीन और ईमान इतना कमज़ोर है या कोई टीका लगाने से हट जाएगा? ये खाली जो है भ्रम फैलाने की ज़रूरत है। ये गुपकार गैंग कर रहा है, वही मीडिया में जाकर जो उल्टी सीधे बयान दे रहा है। हमारे कहीं पर भी कोई किसी से ना कोई गिला है ना शिकवा है, और सब आदमी अपनी आज़ादी के साथ ये हिंदुस्तान में रहते हैं। जो आदमी मुसलमान है वो नमाज़ पढ़ सकता है, जो हमारा हिंदू भाई है मंदिर में जाकर पूजा कर सकता है, कहीं किसी को रुकावट नहीं है। और मैं तो खुद 30 साल से कार्य करता हूँ, कभी मैंने ऐसा कुछ नहीं देखा जैसा आप बता रहे हो सर। जैसे आप बता रहे हैं, इस वक्त किसी को कोई खतरा नहीं और हर एक को हक है कि वो अपनी इबादत करे। लेकिन सर इसी की वजह से तबरेज़ खान, दादरी का वाक़या, पहलू खान का वाक़या सामने नहीं आया सर? आपको नहीं लगता जम्मू कश्मीर किसी वजह से हालात ख़राब हो सकते हैं? कहीं कोई हालात ख़राब होने वाले नहीं है, कहीं पे गड़े मुर्दे उखाड़ने की आपको ज़रूरत नहीं है। ये गैंग वाले ज़रूर गड़े मुर्दे उखाड़ते हैं, क्योंकि वो खुद उस वाले जो है नहीं, उसकी तरफ जो गड़ने वाले हैं वो, तो इसलिए गड़े मुर्दे उखाड़ने की ज़रूरत नहीं है। हिंदुस्तान एक है, यहाँ के सब 130 करोड़ आवाम के तामीर और तरक्की के लिए हमारे वज़ीर आज़म सोच रहे हैं। उसी के तहत जो है ये डीडीसी के इलेक्शन हो रहे हैं। यहाँ पर आगे विकास होगा, नौजवानों को रोज़गार मिलेगा, जहाँ पर बिजली नहीं है बिजली पहुँचाएँगे, जहाँ पर सड़क नहीं है वहाँ सड़क पहुँचाएँगे। तामीर और तरक्की के लिए ये इलेक्शन है, ये किसी को भटकाने की कहीं ज़रूरत नहीं। सर आप बता रहे हैं डीडीसी इंतखाबात के हवाले से अब तरक्की होगी। पिछले 7 साल तक बीजेपी ने क्या किया? जम्मू कश्मीर में अभी तक जो है नौजवान सब बेरोज़गार हैं। यहाँ पे तरक्की के हवाले से बात करते हैं लेकिन तरक्की हुई नहीं। मुख्तलिफ इलाका जात से हमें खबरें आ रही हैं कि वहाँ पे तरक्की नहीं हुई है। कल हमारे पास एक खबर आई, वहाँ पे जो है लोगों को वही 1947 वाले घर हैं। आप बता रहे हैं तरक्की होगी, लेकिन सर 7 साल में बीजेपी ने क्या किया और आज आप बता रहे हैं डीडीसी के बाद अब तरक्की होगी? नहीं, ये अच्छा होगा डिबेट जो है ना, वो गैंग वाले आदमी को मेरे साथ बिठाओ तो मैं उनसे सवाल करूंगा ना कि पिछले 70 साल में उन्होंने कितना डेवलपमेंट करा। सर गैंग की बात है आपकी सरकार, मैं बता रहा हूँ, हमारा जो है सिर्फ 1.5 साल से जो है वो डायरेक्ट जो है हम शासन में है। 5 अगस्त के बाद में जो है डायरेक्ट लुक आफ्टर जो है वो भारत सरकार कर रही है। उससे पहले जो है किसी न किसी के साथ गठबंधन में हम थे, वहाँ पे अलग हमारी मजबूरियाँ थी, लेकिन वो मजबूरियाँ भी हट चुकी हैं। आज हम डायरेक्ट जो है यहाँ एडमिनिस्ट्रेशन में है। अभी इस डीडीसी के माध्यम से इस पूरे प्रदेश का जो है एक नव निर्माण की तरफ हम जो है गामजन 22 दिसंबर के बाद होंगे इंशाल्लाह। आप जो है बेफिक्र रहिए, मैं ही अब अगले 2021 में जब कभी आऊँगा तो तामीर और तरक्की आपको दिखाकर खुद ग्राउंड जीरो पर लेकर जाऊँगा कि जो काम पिछले 70 साल में नहीं हुआ वो इन 1.5-2 साल में हम करके दिखाएंगे, ये मुझे उम्मीद है। सर अब मैं यहाँ पे आपको एक बात बताना चाहता हूँ, चूँकि मुसलमानों को हर तरीके से किसी न किसी एतबार से डराया जाता है कि जो आरएसएस की तंजीम पॉलिटिकल बीजेपी है, इससे मुसलमानों को खतरा है। आपको लगता है कि मुसलमानों को वाकई खतरा है? देखिए, जो सच्चा और पक्का मुसलमान है वो सिर्फ अल्लाह से डरता है, न वो भारतीय जनता पार्टी से उसे डरने की ज़रूरत है, न किसी और पार्टी से डरने की ज़रूरत है। अगर वो डर रहा है तो उसका ईमान कमज़ोर है। जो पक्का और सच्चा मुसलमान होता है वो सिर्फ अल्लाह से डरता है, और ईमान अगर उसका पुख्ता है तो उसे किसी से डरने की ज़रूरत नहीं। और जिसके दिल में डर और दहशत है, तो मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूँ, किसी को न डरने की किसी से ज़रूरत है, न घबराने की ज़रूरत है। हम भारतीय जनता पार्टी पिछले 6.5 साल में पूरे मुल्क में तामीर और तरक्की की लड़ाई लड़ रहे हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं, बड़े बड़े हाईवेज आपके यहाँ बना रहे हैं, आपके यहाँ जो है श्रीनगर को रेलवे से जोड़ने वाले हैं। अभी आपने देखा होगा जवाहर टनल खोलकर वहाँ से स्मूथली जो है ऑपरेशन ट्रांसपोर्ट का हम कर रहे हैं। ये सब हमारे जो एजेंडे में, बाकी कोई हमारा एजेंडा नहीं है। तो क्या सर मुसलमानों से या मुसलमानों के नेताओं से या मुसलमानों के आलिमों से
बीजेपी को डर है? नहीं, मैंने जैसा बताया ना, भारतीय जनता पार्टी को किसी से डर है, ना किसी को मुसलमानों से किसी से डर है। हाँ, गैंग वाले ज़रूर पैसे देकर ये प्रचार और प्रसार कराने की कोशिश कर रहे हैं, तो इसलिए मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूं कि किसी को ना डरने की ज़रूरत है, ना घबराने की ज़रूरत है। जैसे जैसे फेसिस आ रहे हैं वहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा माइनॉरिटीज़ के वोट जो है भारतीय जनता पार्टी के हक में होते जा रहे हैं। जो भी हमारे डीडीसी के इलेक्शन में उम्मीदवार हैं वो उनको वोट दे रहे हैं, वो समझ गए हैं कि इनकी दुकान बंद हो गई, उनके शटर डाउन हो गया। अलीगढ़ से लाकर जो है वो यहाँ के आवाम ने उनकी दुकानों पर मोटा मोटा ताला लगा दिया। अब देखिए, आपने बताया न मुसलमानों को डर है बीजेपी से, न बीजेपी को मुसलमानों से डर है, लेकिन सर क्या वजह रही जम्मू कश्मीर के मुख्तलिफ जो स्कॉलर्स हैं या जो इस्लामी तंजीमें हैं उन पे बैन है, उन्हें काम करने नहीं दिया जा रहा है। यहाँ तक कि अभी कुछ तकरीरें आई थी कि अजान तक पढ़ने नहीं देंगे। तो आपको नहीं लगता है कि बीजेपी कहीं ना कहीं जो है लोगों को मीठा जहर दे रही है ज़ुबान से और अंदर से जो है मुसलमानों को खोखला कर रही है? नहीं, ये आपका सोचना होगा, आपके चैनल का सोचना होगा। भारतीय जनता पार्टी का सिर्फ तामीर और तरक्की का एजेंडा है। या किसी भी मतलब जो है ना कोई मस्जिद को, ना मदरसे को, ना किसी भी जमात को घबराने की जरूरत नहीं है। भारतीय जनता घबराने की जरूरत नहीं है तो बैन क्यों है सर? बैन क्यों है? बैन जो है, जेलों में क्यों है स्कॉलर्स? बैन जो है वो आदमी है जो खाते हमारा थे और गुर्राते किसी दूसरे के लिए थे। वह आदमियों की जरूर दुकान बंद हुई है, उनके मदरसे भी बंद हो सकते हैं। सर जमात इस्लामी है या बाकी तंजीमें हैं वो तो सर बिल्कुल भी ना तो वो किसी अस्करी तंजीम के साथ हैं, वो तो स्कॉलर्स हैं, वो तो मुसलमानों के रहनुमा थे। आप एक मुसलमान हैं, आपको भी सोचना चाहिए जो स्कॉलर्स होगा वो मुसलमानों को सही राह की तरफ लेगा, तो फिर उनको जेल क्यों हुई? जेल जो है उनको है जो देश की तामीर और तरक्की में रोड़ा अपनाते थे। एक हाथ में झंडा जो है दूसरे मुल्क का रखते थे, एक हाथ में झंडा हमारा रखते थे। वे आदमी, उनको आप स्कॉलर की गिनती में नहीं रखिए। सर वो आदमी मतलब जो है सर, वो पत्थर लेकर घूमते थे, पत्थर के पैसे लेते थे। उन आदमियों को जरूर जेलों में बंद किया और आगे जो बचे हुए उनको भी करने वाले हम। अभी इस टाइम आप तामीर और तरक्की की बात करिए, जो सेपरेटिस्ट हैं, अलगाववादी हैं, आतंकवादी हैं, उनको जरूर भारतीय जनता पार्टी से डरना चाहिए। उनके जरूर ऐसी चीज़ जो बंद होने वाली हैं। इसीलिए यहाँ तामीर और तरक्की के लिए भारतीय जनता पार्टी और यहाँ के वजीर आजम नरेंद्र मोदी जी पूरी तरीके से लगे हैं। इसके अलावा ना कोई हमारा एजेंडा है। और जो डर रहा है तो उसको डरना चाहिए ना, क्योंकि उसने 60-70 साल तक यहाँ के आवाम को डराया, यहाँ पर गलत तरीके से उसको मिसगाइड करा। तो इन सब चीज़ों से बचकर भारतीय जनता पार्टी तामीर और तरक्की के काम में लग रही। इसके अलावा हमारा कोई एजेंडा नहीं। थैंक यू सर। तो देखिए, ये थे हमारे साथ इस वक्त बात करने के लिए मोहम्मद इरफान अहमद जी, जो कि नेशनल वाइस प्रेसिडेंट है भारतीय जनता पार्टी माइनॉरिटी मोर्चा के। इनके साथ हमने काफ़ी सवालात के जवाब तलब करने की कोशिश की। सर चलते चलते आपसे सिर्फ एक सवाल पूछूंगा, वो ये कि जिस तरीके से सर आज जो डीडीसी के इंतखाबात हुए, तो डीडीसी के इंतखाबात में सर यहाँ पे कुछ ऐसे रहनुमा सामने आ रहे हैं सर जिनको बात तक करने नहीं आता है, और लोगों का ये कहना है कि जो है बीजेपी ने उन लोगों को जो है जेलों में रखा है जो वाकई लोगों को रहनुमाई कर सकते थे, और ऐसे लोग अब लीड कर रहे हैं लोगों को जिनको बात करने नहीं आता है और उनको लोग वोट भी नहीं देना चाहते, इसलिए बीजेपी और सीट लेकर जाएगी। आपको क्या लगता है? नहीं, मैं भी जो है भाला जो है सीट से हमारी जो उम्मीदवार है संगीता भगत, वो सुशिक्षित है, पढ़ी लिखी है, ईमानदार है, दमदार है। आपके उसमें कहीं गलत जो है नहीं, आप उसको रिकरेक्ट करिए। भारतीय जनता पार्टी किसी टेंटेड आदमी या जेल में रहने वाले को टिकट नहीं देती। वो जो 24 घंटे जनता की खिदमत करने वाला आदमी उसको टिकट देती है। और वो सब उम्मीदवार हमारे जीत कर आने वाले हैं। यहाँ पर आपके शक्तिराज परिहार जी हैं, वो एकदम अच्छे उम्मीदवार हैं, वो यहाँ के चेयरमैन बनने वाले। सर बीजेपी के नहीं, मेरे मतलब है जो बीजेपी के अपोजिट में है सर, जो बीजेपी के खिलाफ लड़ रहे हैं यहाँ से, तो उनको जो है सर, उनको मतलब वो उनके जो नेता हैं वो इतने कमज़ोर हैं, उनको तालीमी काबिलियत भी नहीं, जो बात भी नहीं कर पाते हैं। और बीजेपी को शायद लगता है कि बीजेपी उनके साथ जीत जाएगी क्योंकि उनको लोग वोट नहीं देंगे। लोगों को पता है उनको बात तक करने नहीं आते, वो क्या तरक्की करेंगे। तो उनका कहना है कि लोगों को जो है बीजेपी ने जो असली लीडर थे उनको जेलों में बंद किया है। तो आपको नहीं लगता है कि उनको छोड़ना था ताकि वो लोग जो है यहाँ पे लोगों की रहनुमाई करते? वो यहाँ के जो है असली रहनुमा नहीं थे, वो सिर्फ डीलर थे, वो लीडर नहीं थे। तो जितने भी डीलर थे जो जनता की रहनुमाई नहीं करते थे, वो गैंग की रहनुमाई करते थे, उनको जेलों में हमने डालने का काम किया। जो बच्चे कुछ ऐसे अगर होंगे जो डीलरशिप का काम करते थे, उनको और भी डालने का हम काम करेंगे। आज जो सही जनता की जो खिदमत करने वाले आदमी वो बाहर हैं और बाहर ही रहेंगे, जनता की वो खिदमत करते रहेंगे। और भारतीय जनता पार्टी इस देश के जो मुकुट है, जो ताज है,
जम्मू कश्मीर का विकास करके पूरी दुनिया को दिखाना चाहती है कि जो भ्रम फैलाने वाले, लोगों को गलत राह पर डालने वाले, देश से भटकाने वाले, उन सब की जगह जेल है और बाकी सब की जगह जो भी कुछ दिन में श्रीनगर रेल से जुड़ने वाला और रेल है। ठीक है जी, बिल्कुल हमारे साथ बात कर रहे थे तो काफ़ी सवालात के जवाब हमने इनसे तलब किए हैं, शायद कि हमारे आवाम के लिए ये काफ़ी मुफीद साबित होंगे। फिलहाल बने रहे शुभ चैनल टोडा के साथ मैं इदरीस फलाही। तो नाजरीन, बढ़ते हैं आज की दूसरी खबर की जानिब। बता दूं, एसटी मोर्चा बीजेपी जिला जनरल सेक्रेटरी चौधरी अब्दुल रशीद ने आज डीडीसी इंतखाब में उतरे एनसी कांग्रेस के मिन जुमला रहनुमा एडवोकेट सईद आसिम हाशमी की ज़ेर सदारत में बीजेपी से दस्तबरदार होकर नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस में शमूलियत इख्तियार की है। आइए देखते हैं हमारे नुमाइंदे अमरजीत की इस खास रिपोर्ट में। मेरा नाम चौधरी अब्दुल रशीद, डिस्ट्रिक्ट जनरल सेक्रेटरी एसटी मोर्चा डिस्ट्रिक्ट डोडा, भारतीय जनता पार्टी। सर, क्योंकि हमने पंचायती इलेक्शन भी लड़ा था, सरपंच इलेक्शन, हमें सबसे ज़्यादा फिक्र अपनी पब्लिक की रहती है, लेकिन हमने इस वक्त जो भी फैसला लिया वो पब्लिक के कहने पे लिया है, क्योंकि जो भी पब्लिक की डिमांड है वो यही है कि इस वक्त जो भी है हम आसिम साहब का साथ देंगे। लिहाजा इसी फैसले पे, क्योंकि जो पब्लिक का फैसला है वो मेरा फैसला है। हमें यकीन है कि आसिम साहब यहाँ से मदरा से डीडीसी का इलेक्शन जीतेंगे तो इंशाल्लाह डिस्ट्रिक्ट चेयरमैन तक ये पहुँच सकते हैं। तो डेवलपमेंट जो भी होगी वो ज़रूर होगी। इनमें सबसे बड़ी एक खासियत है कि ये हमारे इलाके में गए और कुछ लोगों ने बोला कि हमें रोड दे दो, इन्होंने बोला मुझसे ये नहीं। हमने इन चीज़ों को मद्देनज़र रखा कि एक ये ईमानदार और दयानतदार इंसान है, लिहाजा जो भी कहेंगे वो सच कहें, तो इंशाल्लाह सच्चाई की ही कामयाबी होती है। आज की खबरों में फिलहाल इतना ही। शोम चैनल डोडा से अपने मेज़बान इदरीस फलाही को दीजिए इजाज़त। इंशाल्लाह फिर मिलेंगे कल नए खबरनामे के साथ। तब तक के लिए खुदा हाफिज़।